नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देहरादून से खबर आ रही है, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का दौरा है आज और आज 2 दिवसीय दौरे पर दून पहुंचेंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर के ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है। कई मार्गों पर रूट डायवर्जन लागू रहेगा। दोपहर 2:15 तक जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम धामी। उपराष्ट्रपति के स्वागत के लिए मौजूद रहेंगे सीएम धामी। दोपहर 3:45 पर एफआरआई में कार्यक्रम में होंगे शामिल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी में कार्यक्रम होगा। शाम 5:40 पर सीएम कैंप कार्यालय में करेंगे शासकीय कार्य। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम देते हैं, उत्तराखंड से आ रही है। देहरादून में देखिए किस तरीके से तमाम तैयारियां की जा रही हैं। आपको हम बता दें कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का दौरा है आज और इसको लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही हैं। आज 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। और देखिए, आपको हम बता दें कि उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर के ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया गया है। तमाम इंतजाम करे जा रहे हैं। कई मार्गों पर रूट डायवर्जन लागू रहेगा। आपको हम बता दें कि जो समय निर्धारित किया गया है वो 2:15 की बात कही जा रही है, जब जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम धामी। उपराष्ट्रपति के स्वागत के लिए मौजूद रहेंगे सीएम धामी। साथ ही साथ 3:45 पर एफआरआई में कार्यक्रम में होंगे शामिल। इसके साथ ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी में कार्यक्रम होगा। शाम की बात करें तो 5:40 पर सीएम कैंप कार्यालय में करेंगे शासकीय कार्य। तमाम बातें आपको हम बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की आज 2 दिन का दौरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का आज दौरा है उत्तराखंड में। देहरादून में वो पहुंचेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि तमाम इंतजाम इसको लेकर के किए जा रहे हैं। साथ ही साथ रूट डायवर्जन की बात सामने आ रही है। ट्रैफिक के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। आपको हम बता दें कि कई मार्गों पर रूट डायवर्जन लागू रहेगा। महेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। महेंद्र, देखिए 2 दिवसीय दौरा माना जा रहा है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का। इसको लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन कौन कौन से ऐसे मुख्य काम हैं जो इस दौरे में देखने को मिलेंगे? जी मनीषा, मैं बता दूं, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज करीब 2:15 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां पे मुख्यमंत्री सीएम धामी खुद उनको रिसीव करने और स्वागत करने पहुंचेंगे। वहां से आकर के क्षणिक विश्राम करने के बाद करीब 3:45 पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वो जो परीक्षाधीन आईएफएस अफसर हैं उनके साथ संवाद करेंगे। इस दौरान संबोधन में वो भावी आईएफएस अफसरों को प्रेरित भी करेंगे कि किस तरीके से वानिकी प्रबंधन हो, देश के प्राकृतिक संसाधनों का कैसे विकास किया जाए, इस पर केंद्रित रहेगा उनका पूरा विषय। उसके बाद कल जाएंगे लवासना, जो मसूरी में स्थित है। लवासना में वो जो आईएएस अफसर हैं वहां पे प्रशिक्षण ले रहे हैं। उनके प्रोफेशनल कोर्स का 2nd फेज खत्म हो रहा है, तो बतौर मुख्य अतिथि वहां पर शामिल होंगे। इसके बाद वहां पर भी संबोधन कार्यक्रम होगा और लास्ट में हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्पांजलि करेंगे। इसके बाद कार्यक्रम समाप्त होगा। मनीषा, महेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए ये जो दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसको लेकर के तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं। क्या कुछ वो तैयारियां हैं जो इस वक्त धरातल पर देखने को मिल रही हैं? देखिए मनीषा, हरिद्वार से लेकर के ऋषिकेश और देहरादून शहर से लेकर के मसूरी तक पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। तमाम रास्ते डाइवर्ट किए गए हैं कि जिससे किसी भी हाल में कोई सुरक्षा चूक ना होने पाए। अफसरों को ब्रीफिंग की गई है कि ड्यूटी पर अपने वो करीब 3 घंटे पहले ही वहां पर सुनिश्चित करेंगे, अपनी आमद दर्ज करवाएंगे। इसके बाद सारी चीजें जो है सुचारू रूप से हो सके, इसका विशेष ख्याल रखा गया। सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ख्याल रखा गया है और उच्च अधिकारी उस पर खुद नजर रखे हुए हैं। बारीकी से निगरानी भी हो रही है। और जहां तक बात है, इन जो आईएफएस अफसर हैं और आईएएस अफसर हैं, ये शीर्ष ब्यूरोक्रेसी होती है, तो लिहाजा उनको प्रेरित किया जाएगा कि किस तरीके से देश के सतत विकास में योगदान करें, जनता के प्रति कैसी जवाबदेही हो और नेतृत्व किस तरीके से हो, वो उनका प्रेरित करने वाला संबोधन होगा। मनीषा, जानना चाहेंगे कि इस महत्वपूर्ण दौरे के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? मनीषा, मुख्य उद्देश्य यही होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति
खुद प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं और पिछली बार भी वो आए थे। वो लगातार संपर्क में रहते हैं जो हमारी देश की ब्यूरोक्रेसी है, तो उनको देश के विकास में किस तरीके से रचनात्मक भूमिका अदा कर सकते हैं उसके प्रति प्रेरित करना उनका मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि जो आईएफएस और आईएएस अफसर हैं यही देश के संचालन में मुख्य भूमिका निभाते हैं, तो इसलिए अहम माना जा रहा है कि जो भावी पीढ़ी है, जो आईएएस अफसरों की, आईएफएस अफसरों की भावी पीढ़ी है, उनको कैसे दशा दी जाए उस पर इनका ध्यान केंद्रित रहेगा। जी मनीषा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए महेंद्र, और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। तमाम बातें सामने आ रही हैं और इसको लेकर के देखिए पूरी तैयारी कर ली गई है। इसी के साथ बढ़ेंगे खबरों में आगे। देहरादून में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई है और बसंत विहार में चेकिंग के दौरान पुलिस ने रोका। बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की और जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। 14 अगस्त को की चेन स्नैचिंग का आरोपी बताया जा रहा है। तमंचा, कारतूस, लूट, चेन और चोरी की स्कूटी बरामद की गई है। देहरादून के बसंत विहार इलाके में देर रात पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई है। चेकिंग के दौरान बिना नंबर की स्कूटी पर सवार बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है और उसे घायल अवस्था में अस्पताल भेजा गया है। घायल बदमाश की पहचान आकाश उर्फ तमंचा के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस और लूटी गई सोने की चेन और चोरी की स्कूटी बरामद की है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं देहरादून से, जहां देखिए पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें देखिए किस तरीके से पुलिस गिरफ्त में तमाम बदमाश देखने को मिल रहे हैं। मदन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। मदन, देखिए एक बड़ी कामयाबी मिली है देहरादून के पुलिस को। देखिए किस तरीके से अब बदमाश पुलिस की गिरफ्त में देखने को मिल रहा है और देखिए किस तरीके से लोग इस बदमाश के कारण परेशान चल रहे थे। क्या पूरी खबर? मनीषा जी, देखिए ये जो बदमाश आज पकड़ा गया है, ये 2-3 दिन से इसकी तलाश चल रही थी। उसने 2-3 घटनाओं को अंजाम दिया था राजधानी देहरादून में ही। राजधानी देहरादून में अभी एक बुजुर्ग महिला की जो है चेन इन्होंने खींची थी और खुद उनको स्कूटी से घसीटते हुए लेके गए थे। उसके साथ ही 3-4 घटनाएं और भी हुई, जिसका ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये उन घटनाओं में भी शामिल होगा। लेकिन जो वो महिला वाली घटना है उसको लेके कहीं ना कहीं पुलिस सक्रिय हुई थी और आज जो है रात को इनको पकड़ा गया है। पुलिस को लीड जहां पर मिली तो तुरंत रूप से इनको पकड़ा गया। लेकिन इन्होंने वहां पर जैसे ही पुलिस इनके पास पहुंची तो इन्होंने जवाबी फायरिंग वहां पर शुरू कर दी, जिसके कारण पुलिस को इनके पैर पर गोली मारनी पड़ी और अब जो है ये पुलिस की गिरफ्त में। और उम्मीद ये की जा रही है कि कई और मामले का भी खुलासा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये घटनाओं को अंजाम दे रहा था निश्चित तौर पर कई और घटनाओं में भी ये जुड़ा होगा। तो अब जिस तरीके से पूछताछ आगे बढ़ेगी उसी तरीके से देखने को मिलेगा कि किन किन घटनाओं में ये शामिल था। लेकिन निश्चित तौर पर ये बड़ी पुलिस को कामयाबी मिली और उत्तराखंड की जनता को राहत मिली। क्या मानी जा रही है, किस तरीके से अब आगे की कार्रवाई होगी? मनीषा, देखिए पुलिस की गिरफ्त में अभी पूछताछ जारी है और किन किन बातों का खुलासा होता है उसी के आधार पर आगे की तहरीर जो है बनाई जाएगी, आगे एफआईआर इस पे की जाएगी और किन किन घटनाओं पे ये संलिप्त था वो भी जब बातें सामने निकल करके आएंगी तो उसी के आधार पर चार्जशीट जो है बनाई जाएगी। बहरहाल निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि ये कई दिनों से कई घटनाओं को अंजाम दे चुका था। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मदन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। देहरादून के दून अस्पताल में दवाओं की सप्लाई को लेकर के सीएमएस डॉक्टर आरएस बिष्ट ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में दवाएं सीधे कंपनियों से नहीं आती, बल्कि रेट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए सप्लाई होती हैं। सीएमएस के मुताबिक अस्पताल पहुंचने वाली दवाओं की गुणवत्ता जांच की जाती है और क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेशन के बाद ही उनका इस्तेमाल किया जाता है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि पूरी प्रक्रिया तय नियमों के तहत होती है ताकि मरीजों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। दून अस्पताल में दवाओं की सप्लाई पर सीएमएस का बयान, रेट कॉन्ट्रैक्ट से अस्पताल पहुंचती है। दवाओं की
गुणवत्ता जांच के बाद ही इस्तेमाल, क्वालिटी सर्टिफिकेशन के बाद मरीजों को दवा, नकली दवा मामले के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। सीएमएस बोले कि मानकों पर खरी दवाएं ही मरीजों तक जाती हैं। पहली चीज़ तो मैं इस बारे में ये बताना चाहूँगा कि हमारी हॉस्पिटल में कोई भी डायरेक्ट परचेज मेडिसिन्स नहीं आती हैं। हमारी यहाँ जो भी दवाइयाँ और जो भी रिलेटेड आइटम्स होती हैं वो थ्रू रेट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आती है। उनकी क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेशन होने के बाद ही हमारे यहाँ आती हैं। साथ ही उन सारी दवाइयों के हमारे यहाँ से थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल चेक रेगुलर बेसिस में, रेगुलर जो उनके पैकेज होते हैं उसके हिसाब से होता है। तो वी आर वेरी स्पेसिफिक कि हमारे यहाँ जो भी दवाइयाँ आती है उनकी क्वालिटी चेक होने के बाद ही वो पेशेंट तक जाती है। देखिए, देहरादून के दून अस्पताल में दवाओं की सप्लाई को लेकर के सीएमएस डॉक्टर आरएस बिष्ट ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में दवाएं सीधे कंपनियों से नहीं आती हैं, बल्कि रेट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए सप्लाई होती हैं। चंपावत से बड़ी जानकारी, रोजगार और स्वरोजगार की योजनाओं को लेकर के तमाम तैयारियां चल रही हैं। कौशल विकास और करियर विकल्पों पर हुई चर्चा। चंपावत में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने पहल की है। जिला सेवा योजन कार्यालय की टीम ने राजकीय इंटर कॉलेज मुलाकोट और पणिया में करियर गाइडेंस कार्यक्रम आयोजित किया है और कार्यक्रम में 181 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और विद्यार्थियों को रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी गई है। साथ ही स्किल प्रतियोगिता 2026 के बारे में भी बताया गया है। छात्रों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार बेहतर करियर विकल्प चुनने के लिए मार्गदर्शन दिया गया है। चंपावत में 181 छात्र छात्राओं को करियर गाइडेंस, दुरुस्त स्कूलों में युवाओं को मिला मार्गदर्शन, रोजगार और स्वरोजगार की योजनाओं की दी गई है जानकारी। तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कौशल विकास और करियर विकल्पों पर चर्चा की जा रही है। स्किल प्रतियोगिता 2026 की भी दी गई है जानकारी। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि विद्यार्थियों को करियर से जुड़ा साहित्य बांटा गया है। देहरादून के विकास नगर में देर रात एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो अचानक से शक्ति नहर में जा गिरी और सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गाड़ी कुछ दूर तक पानी में बहती नजर आई, जिसके बाद वो गहरे पानी में डूब गई। फिलहाल स्कॉर्पियो का पता नहीं चल पाया है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार तलाश में जुटी हुई है। गाड़ी में कितने लोग सवार थे, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आ पाई है। विकास नगर में नहर में गिरी ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो देर रात अचानक शक्ति नहर में जा गिरी गाड़ी और हादसे की सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ मौके पर पहुंची हैं और तमाम तलाशी चल रही है। गहरे पानी में डूबी स्कॉर्पियो, तलाश अभियान अभी भी जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने गाड़ी को पानी में डूबते हुए देखा। तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से सर्च अभियान अभी भी जारी है। हालांकि अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है कि उस गाड़ी में कितने लोग सवार थे। खबर देहरादून से है, जहां 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने घोषणा पत्र की तैयारी तेज कर दी है। जनता से सीधे सुझाव लेकर के घोषणा पत्र तैयार करने के लिए कई कमेटियां गठित की गई हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के कदम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा रणनीति में आगे रहती है और आखिरी समय में कमेटियां नहीं बनाती। भाजपा
अभी जनता से फीडबैक लेकर मुद्दों पर मंथन कर रही है। भट्ट बोले, कांग्रेस की कमेटियों का न जनता पर असर पड़ता है न परिणाम सामने आते हैं। कांग्रेस ने घोषणा पत्र के लिए बनाई गई कमेटियां, चुनाव से पहले कांग्रेस का जनता से सीधा संवाद अभियान देखने को मिल रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कांग्रेस पर बड़ा हमला भी सामने आ चुका है। भाजपा आखिरी समय में नहीं, पहले से करती है तैयारी, तमाम बातें भट्ट कहते हुए नजर आए। कांग्रेस की कमेटियों का ना असर और ना परिणाम। साथ ही साथ देखिए तमाम बातें अब महेंद्र भट्ट कहते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कांग्रेस पर बड़ा हमला। देहरादून से यह खबर आ रही है, बीजेपी आखिरी समय में नहीं बल्कि पहले से करती है तैयारी। अपनी रणनीति हमेशा आगे रहती है। उनकी कमेटियां पहली बार नहीं, हर बार बनती हैं। पहले बनाने का उद्देश्य क्या वो कांग्रेस के लोग जानते हैं, लेकिन अभी हम अपने पूरे संग्राम स्वरूप के साथ, और जब तक जनता से फीडबैक चीजों का नहीं आता है तब तक आप किसी प्रकार का मैनिफेस्टो तैयार नहीं कर सकते हैं। हमने मैनिफेस्टो के लिए बैठकें हमारी चल रही हैं, कौन कौन से विषय अपने घोषणा पत्र में आने चाहिए, उन सब विषयों की चर्चा भी हम आज की बैठक हमने की है। सारा विषय मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, कुछ बातें राजनीतिक दृष्टि से पार्टी के आंतरिक विषय की होती हैं, इसलिए सारे विषय के बाद ही हम अपनी सारी कमेटियों का गठन करेंगे। कांग्रेस की कमेटियों का असर ना तो जनता पे पड़ता है और ना उन कमेटियों का कोई रिजल्ट भविष्य में कहीं निकल के आता है। देहरादून में मणिमाई मंदिर के पास दो गाड़ियों की आमने सामने जोरदार टक्कर देखने को मिली है। हादसे में इको वाहन में सवार कुल 7 लोग बताए जा रहे हैं। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 गंभीर घायल हैं। 3 अन्य लोगों को सामान्य चोटें आई हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस जवान मौके पर पहुंच करके राहत बचाव और जांच में जुटी हुई है। मणिमाई मंदिर के पास भीषण सड़क हादसा देखने को मिल रहा है। 2 गाड़ियों की आमने सामने टक्कर देखने को मिल रही है। 2 की मौत हो चुकी है। इको वाहन में सवार थे 7 लोग, 2 गंभीर घायल, 3 अन्य घायलों को आई सामान्य चोटें। अस्पताल में भर्ती। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव जारी। तमाम तस्वीरें आपको हम देहरादून से दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से 3 घायलों को सामान्य चोटें आई हैं। और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि तमाम लोग यहां पर अब मौजूद हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया है और 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। दुखद खबर। 2 की मौके पर मौत होगी, 2 बिल्कुल सीरियस है। वाहन में सवार थे 7 लोग, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। 3 घायलों को सामान्य चोटें आई हैं और साथ ही साथ 2 लोग उनकी मृत्यु हो चुकी है। उत्तराखंड के लक्सर के बाजार में बढ़ते अतिक्रमण ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सड़क किनारे लगी रेहड़ी पर और दुकानों का सामान जो है अब सड़क तक पहुंच गया है और स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद नगर पालिका और तहसील प्रशासन प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहा। व्यापारियों का कहना है कि अतिक्रमण से यातायात प्रभावित होने के साथ वैध कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। लोगों ने जल्द सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। लक्सर की सड़कों पर अतिक्रमण का साम्राज्य। सड़क तक फैली रेहड़ी फड़ से राहगीर परेशान हो रहे हैं। दुकानदारों ने सड़क की चौड़ाई तक घेर ली है। साथ ही साथ आपको बता दें, शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। अतिक्रमण को लेकर के स्थानीय लोगों और व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है। पत्रकार महोदय, ऐसा नहीं है, आपने देखा भी होगा समय समय पर नगर पालिका ने जो इस तरह के मतलब लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, पालिका का स्टाफ भी गया है, एसडीएम महोदय भी साथ में गए हैं पहले तो उनको हटाने का और चेतावनी देने का प्रयास भी किया गया। लेकिन सही बात यह है कि सही तरीके से हम लोग इस मामले में सफल नहीं हो पा रहे। कई बार क्या होता है कि मान लिया हमारी टीम गई,
10 गरीब लोग आए, आकर वो मेरे पास बैठ गए, उन्होंने कहा साहब हम गरीब आदमी, हम कहाँ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, इसी वजह से हम लोग उन पर ज्यादा वो कर नहीं सके। लेकिन अब सरकार का भी डंडा बहुत ज्यादा आ रहा है, डीएम साहब के भी फोन आते रहते हैं, इस बात को लेकर अब गंभीरता से हमें काम करना पड़ेगा। लोगों के द्वारा आक्रमण की सूचना प्राप्त हुई थी और हमारे द्वारा 2 बार अभियान भी चलाया गया, लेकिन वहाँ के स्थानीय नागरिक आकर के जो है उन्होंने उसमें व्यवधान भी डाला और उनके द्वारा ये कहा गया कि पहले जो है ये डिसाइड हो जाए ये आवंटित है कि नहीं, और है तो किसको कितना आवंटित है और उसको चिन्हीकरण उनको उसी स्थान पर बैठाया जाए। तो हमने निर्देश दिया था नगर पालिका को, ईओ साहब को, कि जो है इसको तत्काल जो है अपने जो है बोर्ड में ले आइए, चेयरमैन साहब के नॉलेज में लाइए और इसको जो है डिसाइड करिए कि इनको जो आवंटन करना है कि नहीं करना है, और करना है तो कितने रकबे में किसको करना है, तो उस हिसाब से एक जो है पत्रावली तैयार कर लीजिए और उसके पश्चात हम लोग जो है जो भी अतिक्रमण है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम न्यूज़।